ममता बनर्जी ने कल लोकसभा की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि वो एकला चलो पर अड़ी हैं। कल जन गर्जन सभा में इन सभी उम्मीदवारों ने ममता बनर्जी के साथ में रैंप वॉक किया। हालांकि कांग्रेस को अभी भी ये उम्मीद है कि नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है, यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने की, उस दिन तक शायद बात बन सकती है। टीएमसी की जो लिस्ट है वो सितारों से भरी हुई है। इसमें सबसे नई गूगली है यूसुफ पठान की। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अधीर रंजन को टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन बशीरहाट, जो कि जहां पे संदेश खाली भी पड़ता है जिस सीट में, वहां से नुसरत जहां का टिकट कटा और उनकी जगह हाजी नूरुल इस्लाम है। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से लड़ रही हैं। कीर्ति आजाद बर्धमान दुर्गापुर सीट से हैं और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से हैं। जाधवपुर से मिमी चक्रवर्ती की जगह पे एक्टर सायोनी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को उतारा था, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने से पीछे हट गए थे। सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि कांग्रेस के गढ़ बहरामपुर से, जहां पर 50% आबादी अल्पसंख्यकों की है, मुस्लिमों की है, जहां पर सालों से अधीर रंजन काबिज हैं सीट पर, वहां यूसुफ पठान क्या उन्हें क्लीन बोल्ड कर पाएंगे? पहले कल जो टिकट का ऐलान हुआ है, सीटों का ऐलान हुआ है, उसके बाद आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और अधीर रंजन चौधरी इस पर? गठबंधन से आप खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं। मतलब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं खड़ा नहीं हूं। इंडिया ब्लॉक जो है, जिस तरह से कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग दल बदल रहे हैं, कुछ लोग पलटू हो रहे हैं, कुछ लोग बिक रहे हैं, या कुछ लोग जो खरीदे जा रहे हैं, किस मकसद से लोग देख रहे हैं? जनता देख रही है। और जबकि इस बार जनता की जागृति जो हुई है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी जागृति है कि लोग अब बदलाव, परिवर्तन चाह रहे हैं बेहतरी के लिए। हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ पत्रकार मोनिदीपा बैनर्जी। मोनिदीपा, कई चीजें बहुत दिलचस्प हैं जो ये कल ऐलान हुआ है। इसमें सबसे पहले जो कांग्रेस अभी भी उम्मीद जता रही है कि आखिरी समय तक नॉमिनेशन फाइल वापस लेने के कुछ बात बन सकती है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बात बन सकती है क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच? जी, कल जब सारे 42 सीट्स पे ममता बनर्जी ने कैंडिडेट्स ऐलान ऐलान कर दिए, तो उसके बाद और क्या अलायंस हो सकता है कांग्रेस के साथ? ये तो एकदम साफ साफ ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो उनका जो स्लोगन है ना, जो रविंद्र संगीत से है, एकला चलो रे, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कल। जी। और मैंने जब इस बारे में कल ट्वीट किया तो थोड़ा तृणमूल के लोगों ने हमें कहा कि ये तो पुराना खबर है कि हम अकेले चल रहे हैं इस इलेक्शन में। तो मुझे तो उतना साफ सुथरा नहीं पता था कि एकदम क्लीन ब्रेक हो गया है विद द अलायंस और वेस्ट बंगाल में कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कल के घटनाओं के बाद ये साफ है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी अलायंस इन पश्चिम बंगाल। अब दूसरे स्टेट्स में क्या होता है, आई डोंट नो। जी, और अभी भी कांग्रेस ये उम्मीद जता रही, जैसे जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अभी भी कुछ बात बन सकती है, लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल साफ है ममता बनर्जी की तरफ से कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात मोनिदीपा, जो जिस सीट की बहुत चर्चा हो रही है, अधीर रंजन बनाम यूसुफ पठान, एक पूर्व क्रिकेटर, अब ये हो रहा है कि एक गूगली फेंकी है टीएमसी ने और विनेबिलिटी भी है यूसुफ पठान की। 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे। इसी पर अधीर रंजन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का सहयोग कर रही है ममता बनर्जी, हमारा ही टिकट ये कटेगा। आप कैसे देख रही हैं? कितनी विनेबिलिटी यूसुफ पठान की है? इस सीट के क्या डायनामिक्स हैं? डायनामिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनामिक जो वहाँ पे है, एंड दैट इज द माइनॉरिटी पॉपुलेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा डायनामिक जो है वो है कि तृणमूल कांग्रेस कंसिस्टेंटली
पिछले सालों में ये कोशिश की है कि अधीर रंजन का वहाँ पे जो ग्रिप है, 1999 से वो वहाँ पे सांसद हैं, अधीर रंजन का जो होल्ड है वहाँ पे वो लूजन किया जाए। और कुछ हद तक जरूर तृणमूल सक्सेसफुल रहा है वहाँ पे। 2021 में फॉर इंस्टेंस हमने जो लास्ट आंकड़े देखे, 7 जो असेंबली सीट्स हैं उनमें अधीर रंजन का कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है, एक भी कॉन्स्टिट्युएंसी कांग्रेस का नहीं है। पहले होता था 7 के 7 कॉन्स्टिट्युएंसी कांग्रेस की होती थी, लेकिन अब आई थिंक 1 इज बीजेपी और 6-8 तृणमूल कांग्रेस। और जो अधीर रंजन के जो फिनोमिनल मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री होते थे, 2014 आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक 3.5 लाख, और लास्ट टाइम वैसे भी उनका कम होके हो गया सम 79 और 80,000। तो एक बहुत ही स्लाइड हुआ है इन द नंबर ऑफ इन द मार्जिन जो अधीर रंजन का था। तो इसलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एक डिटर्मिन्ड एफर्ट रहा है कि बहरामपुर सीट में अधीर रंजन को वीक कर दिया जाए, एंड कुछ हद तक उनको सक्सेस हुआ है। अब वो जाके ममता बनर्जी ने मिस्टर पठान को वहां पे फील्ड किया हुआ है, और एटलीस्ट अधीर रंजन की तरफ से जो उनका जो कहना है आपने सुना है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को एनकरेज कर रही हैं, और ये और किसी को नहीं बीजेपी को हेल्प करेगा। जरूर अधीर रंजन के लिए इस बार यहाँ पे लड़ाई करना काफी मुश्किल होगा, पर यह भी बात है कि ही इज सन ऑफ द सॉइल, और यूसुफ पठान है बाहर से, ये फैक्टर को भी काफी उछल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। उनका ये कहना है बाहरी कि वाला मुद्दा यहाँ पे भी उठ सकता है मोनिदीपा, जैसे टीएमसी अक्सर कहती रही बीजेपी पर ये कि बाहरी हैं, तो यहाँ पे भी वो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, मुस्लिम हाँ वोट जी, उन्हें मिलेंगे। पर इस पे बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं कि क्यों वो जीत सकते हैं यूसुफ पठान। स्पोर्ट्स क्रेजी भी राज्य है बंगाल। एब्सोल्युटली। और बड़ा इंटरेस्टिंग, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट इंडीड। बहरामपुर 1999 से हम देख रहे हैं कि अधीर रंजन हंसता खेलता वो जीतता रहा है। इस बार ही हैव टू रियली वर्क ऑन ट्राइंग टू रिटेन दैट सीट जरूर। और जो बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो डाउट अबाउट वन कपल ऑफ पॉइंट्स जो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों रेज कर रहे हैं कि बाहर से क्यों लाया जा रहा है किसी को। ममता बनर्जी का 2021 में प्लान था बहिरागत, जो बाहर के लोग हैं वो आके पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, वो उनका मतलब था बीजेपी। इस बार भी कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इट वाज द सेम सेम पॉलिसी। मैंने बीजेपी और बीजेपी के ओर उंगली उठा के तृणमूल का कहना था कि ये बहिरागत है, बाहर वाले हैं, ये पश्चिम बंगाल में आके सब झमेला कर रहे हैं। तो अब प्रश्न बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी बहिरागत है, फिर यूसुफ पठान कहाँ के सन ऑफ द सॉइल है। तो ये सब इश्यूज जरूर आएंगी, उछलेगी, और ये बहरामपुर सीट सभी के नजर में बना रहेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मोनिदीपा। खास करके जो बात आपने कही कि जिस तरह हंसते खेलते अधीर रंजन जीत जा रहे थे बहरामपुर से, इस बार लगता नहीं है। उनकी पोजीशन पहले से भी कमजोर हुई है, टीएमसी ने इस पर काम किया है और इस दफा उन्हें कड़ी टक्कर जरूर देंगे यूसुफ पठान। हालांकि कौन धरती पुत्र है और कौन बाहरी है, ये मुद्दा उठ रहा है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी बीजेपी ने पहले पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कहा, टिकट दिया था, लेकिन वो पीछे हट गए। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो आसनसोल से हैं, तो बहुत ही स्टार स्टडेड लिस्ट है टीएमसी की। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र इस समय बहरामपुर की सीट पे है। अधीर रंजन के खिलाफ मुकाबला कड़ी टक्कर दे रहे हैं यूसुफ पठान, कड़ी टक्कर देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और आगे इलेक्टोरल बॉन्ड ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बैंक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया था।
सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की है और सख्त टिप्पणी की है और बैंक से पूछा है कि अब तक जानकारी क्यों नहीं दी गई। बैंक बताए कि उसे इतना समय क्यों चाहिए। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गए समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता तो ये न्यायालय जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि कल यानी 12 मार्च तक सारा ब्यौरा दे एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव के 15 मार्च तक सारा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। 15 मार्च के शाम 5 बजे तक ब्यौरा जो है वो वेबसाइट पर हो। मुंबई में वर्ली से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाले कोस्टल रोड के एक हिस्से का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। मुंबई के लोग इसका इस्तेमाल कल से शुरू कर सकेंगे। कोस्टल रोड का सफर पूरी तरह से फ्री है और इस पर वाहन चालकों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर्स, जबकि 2 किलोमीटर लंबी टनल में 60 किलोमीटर प्रति घंटे और एंट्री और बाहर निकलते समय अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। एआई, मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स आजकल चर्चा में है। इन सब के बीच अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोर से मुलाकात की है और इसके बाद ट्वीट कर उन्होंने बताया है कि क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोर और उनके सहयोगियों से मुलाकात शानदार रही। सेमीकंडक्टर, एआई, मोबिलिटी, एज अप्लायंसेस और अन्य अलग अलग सेक्टर्स में उनकी दूरदर्शी सोच को सुनना प्रेरणादायक है। भारत की क्षमताओं को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और योजनाओं को सुनना उत्साहजनक है। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा गर्म हो गई है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का महायुति के साथ गठबंधन हो सकता है। राज ठाकरे की छवि एक उत्तर भारतीय विरोधी राजनेता की रही है, लेकिन साल 2020 से राज ठाकरे भी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे को साथ लेने पर मुंबई के उत्तर भारत के भाजपा कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, देखिए जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं जिक्र होने लगता है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। अब फिर से एक बार राज ठाकरे चर्चा में हैं और चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महायुति से जुड़ेगी, क्या वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि राज ठाकरे की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में अब ज्यादा फर्क नहीं है। राज ठाकरे मराठी मुद्दे की बात करते हैं, राज्य की अस्मिता की बात करते हैं और बीजेपी भी उनके इस मुद्दे का समर्थन करती है। लेकिन अब राज ठाकरे ने एक व्यापक मुद्दा अपनाया है, हिंदुत्ववादी विचारधारा अपना ली है और बीजेपी की भी वही विचारधारा है। तो दोनों के साथ जुड़ने में जो है अब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा ये चर्चा का विषय है। लेकिन हम यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के जो आम उत्तर भारतीय कार्यकर्ता हैं, जो यूपी बिहार के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदी भाषी कार्यकर्ता हैं, क्या राज ठाकरे उनको स्वीकार्य हैं? क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही हिंदी भाषी विरोध के तौर पर की थी, उत्तर भारतीयों के विरोध के तौर पर की थी। पहला जो चुनाव उन्होंने लड़ा था साल 2009 में, उसके पहले आपको याद होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विरोधी दंगे हुए थे और राज ठाकरे की इमेज एक पर प्रांतीय विरोधी नेता की बन गई थी। लेकिन इस मराठीवाद की राजनीति का उनको कोई फायदा होता नजर नहीं आया। जिस तरह से चर्चा हो रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं या महायुति से जुड़ सकते हैं, आप एक उत्तर भारतीय कार्यकर्ता होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? जो हमारे विचारों का समर्थन करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। उवैसी भी अगर हमारे विचारों में आता है तो हम उसका स्वागत करते। फिर राज ठाकरे क्या, उवैसी क्या? आप बताइए।
मेरा मानना है कि अगर कोई सुबह का भूला हो, शाम को अगर घर वापस लौटना चाहता हो तो उसका स्वागत होना चाहिए। और हिंदुत्व के मुद्दे पर हो या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो या मोदी जी के विकास के मुद्दे पर हो, कोई अगर हमारे साथ एनडीए या फिर सरकार के किसी तरह विकास में योगदान देना चाहता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है उस चीज़ का ही हम लोग आगे लेके चल रहे कार्यकर्ता है कि अगर बीजेपी और मोदी सरकार के विकास के मुद्दे पर कोई साथ आना चाह रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आना चाह रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये देश का विकास सोचने वाली पार्टी है। जैसे बोलते हैं कि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, तो इस विचारों के साथ अगर कोई भी पार्टी का नेता अगर आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी खुशी से उनका स्वागत करना चाहती है। जैसे अपन देखते हैं शरद पवार के साथ अजीत पवार रहते भी उनको रियलाइज हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम अब कर रही है कि वो भी अपनी पार्टी छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनका भी हमने वेलकम किया है। तो आपने सुना बीजेपी के मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय कार्यकर्ताओं के विचार। अब राज ठाकरे के साथ बीजेपी का या महायुति का गठबंधन होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि कुछ दिनों पहले राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच में कुछ बैठकें हुई थी, कुछ मेल मिलाप भी हुआ था, बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला वो अब तक बाहर नहीं आया है। हो सकता है कि चर्चाओं का कुछ और दौर भी आगे जारी रहेगा और फिर कोई पुख्ता खबर आएगी। कैमरामैन संजय मंडल के साथ जितेंद्र दीक्षित, मुंबई से एनडीटीवी इंडिया के लिए।